के लिए मुझे एक यूएन के, मेरे ख्याल यूनिसेफ का एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था मैंने। उसकी शुरू में एक लंबा सा पैराग्राफ था, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा से शुरू कर रहा हूँ। पीपल आर बोर्न फीमेल और मेल बट लर्न टू बी गर्ल्स एंड बॉयज हु ग्रो इनटू वुमेन एंड मेन। ये बहुत वाइटल स्टेटमेंट है जिसमें पूरी सोशलाइजेशन, पूरी जेंडर स्कूल सोसाइटी जो है वो कवर होती है कि हम जब जन्म हमारा होता है तो फीमेल या मेल के रूप में होता है, फिर हमें सोसाइटी गर्ल्स और बॉयज में बना देती है और फिर हम बड़े होकर के खुद मैन और वुमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेक्स और जेंडर, इसको समझना बहुत जरूरी है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जब मैंने कहा, मैंने मतलब यूनाइटेड नेशंस ने लिखा कि वी आर और बॉर्न फीमेल और मेल, तो हमारे जेनिटल्स जो हैं वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है मेल और फीमेल के, और पूरी दुनिया में सेम है। मेल में जो मेलनेस है वो जेनिटल से है, फीमेल में फीमेलनेस भी है, वो जेनिटल से है। तो जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है मैन एंड वुमेन में, उसको हम सेक्स कहते हैं। लेकिन जेंडर क्या है? जो मैन एंड वुमेन की जो कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स है, जो सोशल आइडेंटिटीज है, जो सोसाइटी हमको जैसा कि मेल फीमेल से बॉयज गर्ल्स विमेन मेन में बदल देती है, उस पूरी प्रक्रिया को जेंडर कहते हैं। और बेसिकली एक सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी इसलिए है, समाज में हमारी भूमिका, हमारी जिम्मेवारियां, हमारी सीमाएं, हमारे अवसर, हमारी आवश्यकताएं, सब कुछ जो है वो हमारे जेंडर आइडेंटिटी के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। डिफरेंट क्या है? सेक्स जो है हम लेकर पैदा होते हैं, ये नेचुरल है। जेंडर अक्वायर करते हैं। देखो वो लड़कियों जैसा चलता है, वो लड़कों जैसा हाथ मिलाती है। ये लर्नड और अक्वायर्ड जो है ना, ये जेंडर है। इनेट जो है, जिसको हम लेके पैदा हुए हैं, वो सेक्स है। एक बायोलॉजिकल, एक सोशल है, एक यूनिवर्सली स्टेबल है। मतलब हर युग में, हर देश में, हर कल्चर में सेक्स मेल फीमेल सेम है। लेकिन जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, एक ही जगह में अलग अलग वक्त में डिफरेंट है, और एक ही वक्त में अलग अलग जगहों पे वो डिफरेंट है। मतलब जेंडर कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस को बताता है, जिसको हम सीखते हैं, जो चेंजेबल है, बदलती रहती है, डायनेमिक है समय के साथ, और अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग वक्त पर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलते हैं। यदि रियल क्लासरूम होती तो हम यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज करते। चलो, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में डिस्कस कर चुका हूँ पेपर 12 यूनिट 1 पार्ट 3 में। इक्वालिटी क्या है? द स्टेटस ऑफ बीइंग इक्वल, स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। स्टेटस में, राइट्स में और अवसरों में जो समानता है, अवसरों की समानता, उसको इक्वालिटी कहते हैं। जिसमें सेमनेस ऑफ ट्रीटमेंट या नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें एलिमिनेशन ऑफ हायरार्की, जो सामाजिक हायरार्की बनी हुई है, उसको खत्म करना भी है। और साथ में से उसको खत्म ही नहीं करना है, जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए उपाय भी करना है, जिसको इक्विटी इनिशिएटिव्स कहते हैं। पॉजिटिव राइट्स को भी इंश्योर करना है, निगेटिव चीजें हो रही उसको खत्म करना है, और पॉजिटिव राइट्स देना है, ताकि जो पीढ़ियों की इंटर जनरेशनल इनजस्टिसेज हैं उनको भी करेक्ट किया जा सके। ये तो हो गई सिंपल इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी क्या है? आपके सिलेबस में वर्ड यूज हुआ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल आउटकम्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ध्यान रखना, एक चीज जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, जेंडर इश्यूज आर नॉट वुमेन इश्यूज, जेंडर इश्यूज आर ह्यूमन इश्यूज। जेंडर इश्यूज में मैन के इश्यूज भी हैं, वुमेन के इश्यूज भी हैं। जेंडर की तलवार से दोनों मारे जा रहे हैं, है ना? तो कई जगहों पे नहीं, अधिकतर जगहों पे लड़कियों को जेंडर की मार पड़ती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां लड़कों पर भी जेंडर की मार पड़ती है, जिसके एग्जाम्पल्स हम आगे भी देख सकते हैं। और आई एम श्योर इफ यू थिंक इट थ्रू, जैसे नर्सरी स्कूल में टीचर बनना है तो गर्ल्स को प्रेफर करेंगे, और यदि वॉचमैन चाहिए तो देखो नाम में ही मैन छुपा हुआ है, जबकि वॉच वुमन भी हो सकती है। तो कई जगह फीमेल जो है वो, विमेन जो है वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है जेंडर की वजह से, कई जगह मैन भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है। तो जेंडर इक्वलिटी कब मानेंगे? जब मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल कंडीशंस हों अपनी ह्यूमन राइट्स को रियलाइज करने का, समाज में कंट्रीब्यूट करने का, सामाजिक सुविधाओं का, आर्थिक व्यवस्थाओं का, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का और राजनीतिक विकास का जो फायदा हो, वो दोनों को मिल रहा हो। और जेंडर इक्वलिटी का एक और सेंस है, इक्वल सोसाइटी दोनों को इक्वल वैल्यू करे, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को ध्यान में रखे, जो वो भूमिका निभा रहे हैं दोनों को इक्वल वेटेज दे,
है ना? क्योंकि वो जो लड़ाई है ना, पैसा कमाने वालों की और रोटी बनाने वालों के बीच की लड़ाई, तुमने कुछ फिल्म देखी होगी की एन का में ये दिखाया गया है कि जैसे टिपिकल जो अर्निंग मेल मेंबर होता है वो वाइफ को डोमिनेट करता है, वहां जो अर्निंग फीमेल मेंबर है वो हस्बैंड को डोमिनेट करती है। तो वो जो करीना कपूर की मदर बनी वो समझाती है कि ये स्त्री पुरुष का झगड़ा नहीं है, कमाने वाले और घर चलाने वाले के बीच का झगड़ा है। तो ये जो जेंडर है ना, इक्वल वैल्यूइंग, काम की इक्वल वैल्यूइंग जो है ना, आजकल जैसे केयर वर्क की वैल्यूइंग की बात चल रही है, इसको क्वांटिफाई करने की बात चल रही है। तो यदि फुल पार्टनर्स हो मैन एंड वुमेन, घर में, कम्युनिटी में, वर्क प्लेस में, सोसाइटी में, दिस इज अ एग्जाम्पल, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो आप देख रहे हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। जेंडर इक्वालिटी के 3 अप्रोचेज हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं। फॉर्मल इक्वालिटी, जहां दोनों को बराबर समझते हैं, उसमें जो दोनों की फिजिकल डिफरेंसेस को भी ध्यान में नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अच्छा दोनों बराबर हैं, तो हाई जंप में लड़के जितना कूदते हैं लड़कियां भी कूदें और आ जाएं भाई। मेल स्टैंडर्ड से फीमेल से एक्सपेक्ट करना कि वो करें। फॉर्मल इक्वालिटी में सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, सेम ट्रीटमेंट से अनइक्वल आउटकम होते हैं, वो इक्वालिटी नहीं है। प्रोटेक्शनिस्ट इक्वालिटी क्या कहती है कि बोलती है कि विमेन वीकर है भाई, उनको रात वाली ड्यूटी मत दिया करो। ये नहीं बोलते हैं कि कैसे विमेन को लिए रात को निकलना सेफ बनाया जाए, ये प्रोटेक्शनिस्ट लोग नहीं कहते। लोग बोलते हैं कि किसने बोला था रात को जाओ, किसने बोला था जंगल के रास्ते से जाओ, ये प्रोटेक्शनिस्ट इक्वालिटी है। और तीसरा जो रियल इक्वालिटी है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी, जिसमें जेंडर रिलेशंस, दो जेंडर्स के बीच में जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट होता है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। देखो पहला वाला जो फॉर्मल इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस इंश्योर नहीं करता। सब्सटैंटिव इक्वालिटी बोल रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस हो और इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स हो, तब जो है वो रियल इक्वालिटी होगी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ पेपर 12 में, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। वो वाला वीडियो आप चाहें तो वो वाला सेक्शन आप दोबारा देख लें, कि जब हम इक्वल ट्रीटमेंट से शुरुआत तो करते हैं, बट देन वी मूव टू इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, चाहे उसके लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट करना पड़े। मैंने वो वाला लोमड़ी सारस वाली एग्जांपल दी थी कि आप एक ही तरह का बर्तन तीनों को दे देंगे तो एक सेटिस्फाइड होगा, बाकी अनसेटिस्फाइड होंगे। लेकिन एक ही क्वांटिटी आप अलग अलग बर्तन में डालेंगे तो तीनों, तो आप देख रहे हो ट्रीटमेंट आपकी बदल गई बट आउटकम आपकी सेम है। ये सब्सटैंटिव जेंडर इक्वालिटी हम इसको बोलते हैं। अब जेंडर इक्वालिटी पर लिखने के लिए 2 तरह से कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है जेंडर इक्वालिटी, या इंडिया में जेंडर इक्वालिटी पे आ सकता है। तो ध्यान रखना कि इक्वालिटी किन किन क्षेत्रों में देखनी है। बहुत सारे विवाद हैं, मैं अभी नहीं जा रहा हूं उसमें थ्योरेटिकल पार्ट पे, जो कि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी एक रिपोर्ट जो आई है जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, वो 7 डोमेन्स की बात करती है। इसको सिंपल भाषा में बताऊंगा, लेकिन ये सिंपलर भाषा है। और कहां कहां इनइक्वालिटी है, नॉलेज से शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनइक्वालिटी है, एनरोलमेंट में बॉयज गर्ल्स डिफरेंट है, ड्रॉप आउट में डिफरेंट है, पास आउट में डिफरेंट है, मूव आउट नेक्स्ट लेवल पे, ट्रांजिशन में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो नॉलेज में इनइक्वालिटी देख रहे हैं। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, मुझे एक प्रोजेक्ट मैंने किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन आर्मी के साथ, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स बहुत हाईली क्वालिफाइड होती हैं, उनको हम किस तरह की एम्प्लॉयमेंट में दे सकते हैं। तो मैंने आर्मी ऑफिसर वाइफ्स के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, उनको करियर काउंसलर की ट्रेनिंग दी थी दिल्ली में और बैंगलोर में। देख रहे हो क्या है, इतनी टैलेंटेड, इतनी पढ़ी लिखी वुमेन, इतनी स्मार्ट और इतनी जबरदस्त टैलेंट वाली, लेकिन ऑन द ऑल्टर ऑफ मैरिज की बलि वेदी पर वो चढ़ गई हैं, और उसका उनकी भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है और देश की इकोनॉमी भी पीछे चल रही है। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी इनइक्वालिटी है। वायलेंस, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस मैक्सिमम है। हेल्थ, टाइम का, एक एवरेज इंडियन मैन घर के कामों में 20 मिनट लगाता है, एवरेज इंडियन वुमेन 5 से 7 घंटे लगाती है। तो आप इमेजिन करो टाइम कितना है उनके पास। पैसा, प्रॉपर्टी, उसमें कितनी डिफरेंसेस है। पावर, पॉलिटिकल लेवल पे, और जो बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर लेवल पे आप देख रहे हो कहां कहां प्रॉब्लम्स हैं, कहां कहां इनइक्वालिटीज हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, हिंसा, स्वास्थ्य, समय की उपलब्धता, प्रॉपर्टी ओनिंग, मनी, आप इन क्षेत्रों पे मेरे ख्याल यदि ये बेसिक पॉइंट्स आप दिमाग में रखते हो तो आपके लिए काफी होगा।
कम से कम जो जेंडर गैप इंडेक्स अभी गवर्नमेंट निकालती है, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे निकाला जाता है कि मैन वुमेन का जो गैप है कितने सालों में वो भर जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, देखो सबसे फास्ट गति से गैप एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ रहा है, और अब गैप 9300 का आ गया, मतलब 100 लड़के यदि स्कूल में है तो 93 लड़कियां भी स्कूल में, ये गैप सबसे कम है। और ये गैप ज्यादा कहाँ है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे गैप बहुत ज्यादा है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में गैप बहुत ज्यादा है। तो यदि आप साथ में याद रखें तो याद रखें, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में इनइक्वालिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट में इनइक्वालिटी, हेल्थ में इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, कम से कम ये 4 सेक्शन जो है आप याद रखें। अब आपके सिलेबस में वर्ड यूज हुआ नीड एंड इंपॉर्टेंस। जेंडर इक्वालिटी की नीड क्या और इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बहुत सारी है। इट सेव्स लाइफ। यदि जेंडर इक्वालिटी है तो एजुकेशन लेवल हाई, एजुकेशन लेवल हाई है तो दे नो हाउ टू डील विद डिजास्टर, दे कैन टेक बेटर केयर ऑफ देमसेल्व्स, बीमारियों से मौतें कम होंगी, डिजास्टर्स में मौतें उनकी कम होंगी। तो इट सेव्स लाइव्स। ट्रैफिकिंग के फंदे में फंसने से बचेंगी विमेन। इट रिजल्ट्स इन बेटर हेल्थ केयर। स्टडीज बताती हैं कि मोर एजुकेटेड वुमेन कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ इन अ बेटर वे। तो जेंडर इक्वालिटी से वो होगा। जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस मतलब जो कंपनियां हैं, उनको फायदा है। स्टडीज बताती हैं कि वुमेन एम्प्लॉय जहां आते हैं वहां प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों बढ़ती है। ओवरऑल इकोनॉमी में देखो ना, यदि अभी 70% महिलाएं घर में हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, यदि वो सबके सब आ जाएं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, तो हमारी इकोनॉमी कहां से कहां जाएगी। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, उनके बच्चे हेल्दियर होते हैं, क्योंकि नाउ जेंडर इक्वालिटी की वजह से मैन वुमेन दोनों की पार्टिसिपेशन होती है बच्चों की केयर में, दोनों पढ़े लिखे होते हैं, दोनों इकोनॉमिकली कैपेबल होते हैं, दोनों साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, दोनों का फ्यूचर का विजन स्ट्रांग होता है, तो बच्चे भी हेल्दियर होते हैं। लीगल प्रोटेक्शन बेहतर होता है जेंडर इक्वालिटी होने से। एथनिक और रेशियल इनइक्वालिटी है वो घटती है। गरीबी घटती है, क्योंकि जो आपकी इक्वालिटी से इंपावरमेंट आती है उसको आप रोजगार भी बढ़ती है, उससे आपकी इनकम बढ़ती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग घटती है उससे। ओवरऑल जो समाज है वो पीसफुल एंड की तरफ बढ़ता है। अब जेंडर इक्वालिटी तक पहुंचते कैसे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको, यदि जेंडर इक्वालिटी पे आता है तो उसके स्टेप्स हैं। देखो हम शुरुआत करते हैं जेंडर एनालिसिस से। देखते हैं कि पहले तो पहचानते हैं कि असमानताएं हैं। मैंने आपको 7 क्षेत्र में असमानताएं क्विकली डिस्कस की हैं। उसका एनालाइज करते हैं, फिर कहते हैं इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इक्विटी मैकेनिज्म, मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जिसको मैंने पेपर 12 यूनिट 1 में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज किया था, अफर्मेटिव एक्शन यूज किया था, दैट इज इक्विटी मैकेनिज्म। उसको लगाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि क्या सिचुएशन बढ़ी, इंप्रूव हुई, बढ़ गई तो बढ़िया है, और बढ़ाने के लिए कुछ और इंगेजमेंट मैकेनिज्म करते हैं। और एंड जो है इक्वालिटी है। हम स्टार्ट करते हैं इनइक्विटी से, इक्विटी मैकेनिज्म लाते हैं ताकि इक्वालिटी आ जाए। तो मैंने आपको उस वीडियो में इक्विटी और इक्वालिटी का अंतर भी डिस्कस किया। तो 2 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, जेंडर इक्वालिटी, नीड एंड इंपॉर्टेंस। तीसरा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है बायस और